वेलकम टू एमपीएन इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 12th बोर्ड का एग्जाम आने वाला है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं और क्या लिखें कि हमें फुल मार्क्स मिले। गाइस, 100 में 95, 96, 97% मार्क्स लाना कोई बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट टास्क है 100 में 100 लाना। 100 में 100 आपको तभी मिलेंगे जब क्वेश्चंस के सारे डिमांड को आप फुलफिल करेंगे, ताकि एग्जामिनर कोशिश करने के बावजूद भी आपके मार्क्स को काट ना सके। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सॉल्यूशंस में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किसी क्वेश्चंस को कैसे लिखें कि फुल मार्क्स मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा कि सॉल्यूशंस का डेफिनेशन दीजिए, बाइनरी सॉल्यूशंस का डेफिनेशन दीजिए। तो सिंपल सा जान जाइए सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशंस ऐसा मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन सेम रहता है थ्रू आउट। जैसे चीनी और पानी को मिलाते हैं तो क्या होता है, जो हर एक जगह किसी भी पोर्शन से आप उठा लीजिए, हर एक जगह का टेस्ट एक जैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि चीनी और पानी जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इसलिए उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। एक टर्म और आता है बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो सिंपल सा बात है, जो सॉल्यूशंस है ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, वन विल बी सोल्यूट एंड अनदर वन विल बी सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होता है उसको बोलेंगे सोल्यूट। जैसे चीनी को जब हम पानी में मिलाते हैं तो चीनी हो गया सोल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, दिस इज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन। लेट्स सी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सॉल्यूशंस का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है बाइनरी सॉल्यूशंस, डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से कोई क्वेश्चंस उस तरह का वैसा नहीं बनता। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इसमें मेन कौन कौन सा है, मास परसेंटेज। क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा डिफाइन मास परसेंटेज, डिफाइन मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज तो पहले लिख देंगे मास परसेंटेज दिस वन, यानी कि ये पोर्शंस लिख देंगे पहले हम, और उसके बाद लिखेंगे इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। ये क्वेश्चंस एक मार्क्स में आएगा। जैसे क्वेश्चंस आता है डिफाइन और उसमें से एक पोर्शन रहेगा मास परसेंटेज, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। उसी तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है वॉल्यूम परसेंटेज, जैसा हमने मास परसेंटेज को एक्सप्लेन किया वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज को करेंगे, और इसमें भी लिखेंगे इट हैज नो यूनिट। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V परसेंटेज, ये जब लिखना होगा तो इसके लिए हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट in gram that upon volume of solution in milliliter that into 100, and इसका यूनिट लिख देंगे, ये होता है ग्राम पर मिलीलीटर। सिंपल सा बात है, ये ग्राम और ये मिलीलीटर। तो कॉन्सेप्ट्स लगभग सभी जानते हैं, लेकिन एग्जाम में मिस कर देते हैं एक एक चीज को लिखने के लिए, जिससे कि 100 में 100 नहीं आता, 95 आ जाता, 96 आ जाता है, 97 भी आ जाता है, लेकिन 100 में 100 सभी बच्चे को नहीं आता। वैसे ही बच्चों को आता है जो क्वेश्चंस के डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मोल फ्रैक्शन भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं डिफिनीशन में। तो मोल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, ये डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट दैट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ये एक्सप्रेशन भी लिख देंगे हम लोग, और इसमें भी लिखेंगे इट हैज नो यूनिट।
1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जितने भी हैं एक्सप्रेसिंग डिफिनेशन में, यदि डिफिनेशन में पूछा जाता है तो 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और 1 मार्क्स क्वेश्चन पाने के लिए सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखना, उसके एक्सप्रेशन पे भी देना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूजुअली जो लड़के 95-96% लाते हैं, वो सब क्या करते हैं, मिस क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय में यूनिट नहीं लिखते और लास्ट में लिख देते हैं यूनिट, तो भी मार्क्स नहीं मिलता लड़कों को। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ करते चलिए, बस आपने पढ़ रखा है, प्रैक्टिस तो उतनी होगी ही। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालना है। 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है। यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, तो हमें सॉल्वेंट ये एज्यूम करना होगा कि सॉल्वेंट इज वाटर, बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, कोई सॉल्वेंट का स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप ये मान के चलिए कि वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालना है। 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है उस मतलब इस सॉल्यूशन में। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है, वेट ये एज्यूम करते हैं 20 ग्राम, ये लिख देते हैं लेट वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 20 ग्राम। सो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। और वी नो दैट, ये हमें फॉर्मूला पता होता है कि मोल फ्रैक्शन यदि हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो या ऐसा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जब निकालना है तब ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देख लेते हैं यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट विल इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालना है, तो वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20 ग्राम दैट अपॉन वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलकुलर वेट निकालेंगे तो 62 ग्राम। कैसे, C2H6O2, ये आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16 इंटू 2, ये जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 62, दैट 62 ग्राम पर मोल, ये मोलकुलर वेट होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का। दैट अपॉन उसी तरह से हो जाएगा 80 ग्राम हमारा वाटर है, तो 80 ग्राम दैट अपॉन 18 ग्राम पर मोल प्लस ये होगा 20 ग्राम दैट अपॉन 62 ग्राम पर मोल। जब इसको 20 को 62 से डिवाइड करेंगे, 20 को 62 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.322, तो 0.322 मोल दैट अपॉन, और जब 80 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.44 मोल, तो 4.44 मोल अब प्लस 0.322 मोल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.068। देख लेना, ऊपर में ऐड करेंगे तो मोल ही आ जाएगा, इस सबको ऐड करेंगे तो मोल ही आ जाएगा, तो मोल मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस को पूछने की चांसेस अच्छी खासी है। तो 2 में 2 लाना है, तो आपको सबका यूनिट लिखते हुए तब फाइनली डिराइव करना है, तब आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 70 स्कोर करने जा रहे हैं तो भी एग्जामिनर को ये मौका नहीं मिल पाएगा कि आपका मार्क्स वो डिटेक्ट कर सके। ठीक है, अगला जो पोर्शंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो मोलैरिटी में आपको फुल मार्क्स लेना है, तो पहले मोलैरिटी लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में डाल देंगे कैपिटल M, क्योंकि कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं मोलैरिटी को, और उसके बाद ये डिफिनेशन लिख देंगे, और उसके बाद इसकी यूनिट भी हम लिखेंगे। तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर
इस चीज को लिख देंगे, हम लोग मेंशन कर देंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बना के देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना है कि आपको यूनिट लिखते हुए जाना है, ताकि एग्जामिनर को कोई मौका ना मिल सके आपका मार्क्स काटने का। मोलैलिटी भी वही चीज है, मोलैलिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफाइन मोलैलिटी, तो इसमें दिया ही है, मोलैलिटी का इंडिकेशन दिया हुआ है, स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। ये आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और इसका यूनिट भी लिख देंगे। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। क्वेश्चंस आएगा डिफाइन मोलैलिटी, तो आप लिखेंगे मोलैलिटी, ब्रैकेट में डालेंगे स्मॉल m, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लिखेंगे। उसके बाद यूनिट लिख देंगे। आपको 1 मार्क्स में कंप्लीटली 1 मार्क्स मिलेगा, कभी भी एक भी कुछ भी मार्क्स काटने का कोई चांस नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ये भी ये 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, कभी 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन में देखें, इन सभी क्वेश्चंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.5, और इसका हम लोग ये आप लोग बना के देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कोई बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, बस ये पता रहना चाहिए कि क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in a given amount of solvent, that is solubility। आगे देखें, यहां से नहीं, solubility of solids in liquids, यहां से भी कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता। हाँ, एक क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है यहां पर कि when solubilization will be an exothermic process, then on increasing the temperature what will happen। So if solubilization will be an exothermic process, then on increasing the temperature, the solubility of solid in liquid will decrease. While when solubilization will be an endothermic process, then on increasing the temperature, the solubility of solid in liquid will increase। जैसे लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग लाइमस्टोन, ये इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और आपने शायद अपने लाइफ में देखा भी होगा कि जब चूना को पानी में डालते हैं तो हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, वाटर खौलने भी लगता है। तो लाइम स्टोन को ठंडे पानी में डिसॉल्व करना आसान होगा कंपेयर टू वार्म वाटर, यानी कि ठंडे पानी में जो लाइम स्टोन होगा वो ज़्यादा अमाउंट में घुलेगा और तेजी से घुलेगा, लेकिन ठंडे पानी में लेकिन गर्म पानी में वो लेट से घुलेगा। लेकिन जब चीनी की बात करें, चीनी को यदि हम वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर जो होगा सॉल्यूशंस का वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। क्यों कि सोल्युबलाइजेशन के प्रोसेस में जो वाटर में हीट एनर्जी है वो कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोल्युबलाइजेशन, और गर्म पानी में ज़्यादा अमाउंट में शुगर डिसॉल्व होगा। तो क्या होगा ये चीज़ कि solubility of when solubilization of a solid in a liquid will be an exothermic process, then on increasing the temperature the solubility of solid in liquid will decrease, while when the solubilization of solid in liquid will be endothermic process, then on increasing the temperature the solubility of solid in liquid will increase। ओके, लेट्स सी अगला जो मोस्ट है इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा जा चुका है। स्टेट्स हेनरीज लॉ, स्टेट्स हेनरीज लॉ। तो क्या करना होगा, हेनरीज लॉ के बारे में सभी जानते हैं कि
the solubility of a gas in a liquid will increase on increasing the partial pressure of the gas. हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है द solubility of gas in a liquid, और हेनरीज लॉ बोलता है कि यदि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर यदि ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। जब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो मोलैलिटी एक्सप्रेशन करने का जितना भी है, हमने देखा है जितने भी चीजें हैं एक्सप्रेस करने की, जितने भी टर्म्स हैं उस सभी की वैल्यू बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनसाइड द सॉल्यूशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एंड दैट इज on increasing the partial pressure, the mole fraction, that means the partial pressure of the gas will be directly proportional to the mole fraction of that gas in the solution. So Henry's law का आप या तो वैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि they on Henry's law states that गैस, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, हेनरीज लॉ से क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में, स्टेट हेनरीज लॉ। तो 2 में 2 कैसे लाना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो यहाँ पर भी कुछ हद तक चांस बनता है कि कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ले। तो क्या क्या करना है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काट सके, तो पहले क्या करना होगा, पहले हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट को लिखना होगा, और वो लिखना होगा द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड विल increase on increasing the partial pressure of that gas। पहले वो लिखेंगे the solubility of a gas in a liquid will be directly will increase on increasing the partial pressure of that gas, और एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस जो होगा that will be directly proportional to mole fraction of that gas। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी गैस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट देना होगा जिसको बोलेंगे KH, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। वहाँ पर यदि आप ये भी लिख देते हैं KH here, KH इज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, तो एग्जामिनर को कोई भी मौका नहीं मिलेगा आपके मार्क्स काटने का, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यदि आपने इतने एक्सप्रेशन दिया है। तो ग्राफ आप चाहें तो बना सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, यदि आप इतना तक लिख देंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस एक इस पे क्वेश्चन पड़ता है, प्रेशर का तो हो गया, अब एक होता है टेम्परेचर का। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछने का चांस होता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेज जो होगी वो सॉल्यूशन से स्केप आउट कर जाएगी, गैसेज सॉल्यूशन से स्केप आउट कर जाएगी, तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी जो होता है डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिकॉज द गैसेज विल स्केप आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। और उसके बाद ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यदि किसी को कोई दिक्कत हुई होगी तो आप हमसे एम्पियर इंस्टीट्यूट से कंसल्ट कर लेना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। क्योंकि यदि सॉल्व करने बैठ गया, क्योंकि सॉल्यूशंस भी दिया है तो कई बच्चे सॉल्यूशंस इसके जानते होंगे, तो उसके बावजूद भी यदि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी को कोई परेशानी होगी तो एम्पियर इंस्टीट्यूट से आप कंसल्ट कर लेना। कैसे भी, चाहे नंबर हो या फिर नंबर से, तो कंसल्ट कर लेना या फिर देख लेना आप कमेंट करके, या कैसे भी जो भी तरीका हो आप किसी भी तरीके से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। यहाँ पर बच्चों को दिक्कत भी होगी कि ये 55.55 कैसे आया, तो देख लो, डायरेक्ट देखते हैं। 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर रहा है नाइट्रोजन, 1 लीटर वाटर है
तो इसका मतलब है कि 1 kg होगा, 1 kg होगा, यानी कि 1000 ग्राम होगा ये। 1000 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ मोल्स, मोलकुलर वेट हो गया वाटर का दिस मच। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55.55। तो यहाँ से आया 55.5। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, तो आपको जो है कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए क्या क्या डिमांड करना है। एक तो ये रखना है कि हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है, और सॉल्व करने में जो दिक्कत हुई थी कि 55.5 कैसे आया, तो वो उसका वो आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी, ये दोनों ही क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आता है वेपर प्रेशर, डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का डिफिनेशन डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में, वेपर प्रेशर का। व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो ये ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे ये कंटेनर है, इसके लिक्विड जो होंगे वो ये लिक्विड होंगे, और इस पे जो गैसेज होंगी वो वेपर फेज में जाएंगी। अब वेपर में जाने के बाद ये इस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी, इसको बोलेंगे इसका वेपर प्रेशर। तो डिफिनेशन में जो आता है एग्जाम में वेपर प्रेशर, तो उसमें लिखना होगा द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड। ये चीज होता है वेपर प्रेशर, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। नेक्स्ट जो होती है राउल्ट्स लॉ, वहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो ये देखिए एग्जाम में राउल्ट्स लॉ, वो भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। राउल्ट्स लॉ 3 मार्क्स में, तो देखिए क्या कैसे करना है राउल्ट्स लॉ के लिए। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, एंड Raoult's law states that the solubility of a liquid in a liquid, the solubility of a liquid in a liquid will be directly proportional to the partial vapor pressure of that liquid. स्टेटमेंट का मीनिंग देख लो कैसे क्या होता है। क्या करते हैं, ये एक कंटेनर है, इसमें A और B 2 लिक्विड है, A और B 2 लिक्विड है। तो क्या होगा, A के भी पार्टिकल जाएंगे वेपर फेज में, और बी के भी पार्टिकल जाएंगे वेपर फेज में। अब क्या होगा, यदि ये वेपर फेज इसका ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी, बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यदि ए की वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ए का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। ये कहता है राउल्ट्स लॉ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लिक्विड इन अ लिक्विड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। और उसके लिए आपको फिर एक्सप्रेशन भी देना होगा, तो P1 ले लेते हैं, तो दैट विल इक्वल टू P डिग्री 1 काई 1, और P2 हो जाएगा P डिग्री 2 काई 2, P टोटल हो जाएगा P1 प्लस P2, दैट विल इक्वल टू P डिग्री 1 काई 1 प्लस P डिग्री 2 काई 2। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यदि ये दोनों पर एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। राउल्ट्स लॉ के लिए इतना लिखना इनफ रहेगा आपके फुल मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसमें आपको सावधानी क्या रखनी होगी, बस यूनिट सबका लिखते हुए करना है, और इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर केवल लड़कों को दिक्कत होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। वेपर फेज में कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए, पी टोटल आप इस क्वेश्चन में निकाल लेंगे। पी टोटल क्या कैसे निकलेगा, वो आप निकल जाएगा आपका P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई 1 इंटू पी टोटल। आप काई 1 निकाल चुके होंगे वहां से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू काई 1 पी टोटल, इस तरह से निकल जाएगा आपका। और काई 1 निकालना ये है वेपर फेज में, पी टोटल निकला, P1 भी निकल जाएगा आपका, आप निकाल लेंगे आप इस क्वेश्चन में, पी टोटल भी निकाल लेंगे, काई 1 इससे निकल जाएगा। मुझे तो पता, मैं तो ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता होगा। कहीं कहीं जहां जहां लड़के फंसते हैं यूजुअली, मैं वहां वहां बता रहा हूं,
उसके बावजूद भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बेधड़क एम्पियर इंस्टीट्यूट से कंसल्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। राउट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, हाँ ये क्वेश्चंस होता है गिव रीजन में। गिव रीजन व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन in which solid is the solute and liquid is the solvent is less than pure liquid. Why the vapor pressure of solid in a liquid solution is less than pure liquid. तो इसका रीजन क्या है? जो सॉल्यूशंस है, जो सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्यूशंस होगा उसमें जो सरफेस पर है, जैसे ये कंटेनर लिया हमने, जो सरफेस पर क्या होगा, सरफेस पर कुछ सॉलिड के पार्टिकल होंगे और कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे। तो पूरी तरह से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल नहीं होंगे और वेपर फेज में क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे, सॉलिड के पार्टिकल तो जाएंगे नहीं सॉल्वेंट वेपर फेज में। तो इसका रीजन ये है कि द वेपर प्रेशर ऑफ solid in a liquid solution is less than pure liquid because the sum of the solid solute particles replaces the solvent particle from the surface. ओके बस इतना लिखेंगे और ये सफिशिएंट रहेगा आपके क्वेश्चंस के में फुल मार्क्स के लिए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगला है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये कई बार क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली आज पूछते हैं, एक तो हो गया डिफिनेशन में आएगा व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्वेश्चन जो आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो गाइस कैसे फुल मार्क्स मिलेगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो कैसे लिखेंगे, पहले हमें दोनों ही क्वेश्चंस को सेपरेट करना है। पहले देख लेते हैं व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं कि द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो देख लेते कैसे होगा ये चीजें। तो जब एग्जाम में आएगा राउल्ट्स लॉ के लिखने के लिए डिफाइन, तो आप लिखेंगे राउल्ट्स लॉ के लिए लिखेंगे द सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, तो उसमें लिखना होगा आपको कि द सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। एक वो हुआ। दूसरा पोर्शन उसमें लिखना होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ये लिखना होगा डेल्टा एच मिक्सिंग दैट इज इक्वल टू 0 and delta H mixing equal to 0 and delta V mixing that will be equal to 0। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो उस प्रोसेस में ना तो हीट एनर्जी इवॉल्व होना चाहिए और ना ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग का मीनिंग ये है। और डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ, यदि हमने 2 लीटर का एक कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट लिया और 1 लीटर का एक लिक्विड कंपोनेंट लिया, दोनों को जब मिलाया तो हमें एग्जैक्टली 3 लीटर का सॉल्यूशंस मिला, वो आइडियल सॉल्यूशंस में। नॉट आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होगा, जब हम 2 लिक्विड कंपोनेंट को मिलाएंगे तो या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। ये होगी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में।
और साथ ही साथ ये भी होगा कि यदि हमने 2 लीटर का सॉल्यूशन एक लिक्विड कंपोनेंट लिया और 1 लीटर का दूसरा लिक्विड कंपोनेंट लिया, दोनों को मिलाया, तो जो टोटल वॉल्यूम होगी या तो 3 लीटर से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी या थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो वैसे केस में जो सॉल्यूशन होगा वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें 2 मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा? पहले हमें लिखना होगा आइडियल एक साइड में, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरे केस में दूसरे में लिखना पड़ेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला तो वही हो गया, obeys Raoult's law over entire range of और इसमें लिखना पड़ेगा do not obeys Raoult's law over entire range of concentration। ये do not obey, और इसमें लिखना होगा डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 और एंड डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0, और इसमें लिखना पड़ेगा डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। ये तो क्वेश्चंस हुए, और इससे भी ज्यादा जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं वो होता है व्हाई आर सॉल्यूशंस डू नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, या फिर व्हाई आर सॉल्यूशंस, जो फ्रिक्वेंटली जो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है वो होता है व्हाई आर सॉल्यूशन शोज आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच, ये लिखने के लिए पूरा अच्छे से देखना, द सॉल्यूशन इन विच द इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी सेम एज दैट ऑफ बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, देन द सॉल्यूशंस विल शो, then the solutions will show ideal behavior, or then the solution will be ideal solution। ये हुआ आइडियल सॉल्यूशंस का। दूसरा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जब पूछा जाएगा तब लिखेंगे व्हेन द इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी नॉट सेम एज दैट ऑफ बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट और द सॉल्वेंट सॉल्वेंट, then the solutions will show non-ideal behavior। Okay guys, आज के वीडियो में इतना ही तक। अगली क्लास में जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक से आइडियल सॉल्यूशंस में, एजियोट्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, वो, और उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज इस वीडियो में इतना ही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।